है ब्लॉक नहीं है ना, ब्लॉक ही है। बायो वाले अंदर की तीन मार देंगे, बायो वाले बच्चों को भी लाइन तो मेरे साथ में ऑल सेट, ठीक है। वैसे टीम बना रही है, आधा चलिए टीम में चीज देखने आएगा ये क्या है। आज टीम में किसी देखने है तो इसको पार्टिसिपेट करोगे, तो आगे इसमें यही रहेगा, आगे इसकी टीम पूरी फाइनल हो रही है, ठीक है। आपकी टीम के लोग देखने आपके नाम लिखूंगा, मैं साइन कराऊंगा और उसके बाद जो ग्रुप में एक्स्ट्रा है तो बिल्कुल एक्टिविटी ग्रुप से रिमूव कर देंगे, ठीक है। इधर की सेम सीन है, जो एक्टिविटी से रिमूव कर देना, इधर से पूरी क्लास बैठेगी। चलो ना फंडामेंटल राइट पे सबसे पहले इशू मैं आपको देता हूं अनुच्छेद 12 और 13, ठीक है। अब तक हम लोगों ने इस पेज के ऊपर डिस्कशन किया था और चीजों के ऊपर डिस्कशन कर लिया था। आज मैं ये कहता हूं कि अनुच्छेद 13 ये कहता है स्पष्ट तौर पर कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स को छीन ले या फंडामेंटल राइट्स को ले, ठीक है। उसमें आपको पता है कि संशोधन करके 368 के अंदर प्रावधान डाला, ये हम कुछ भी कर सकते हैं, केशव चंद्र भारत ये सारे तो मैं आपसे एक बेसिक चीज पूछना चाहता हूं कि मौलिक अधिकार के अलावा, दोनों लोग सुनिए, मौलिक अधिकार के अलावा संविधान में क्या नागरिक के पास किसी भी प्रकार की गारंटी है? अगर है तो फिर मौलिक अधिकार अच्छे हैं, ये पक्ष लोग, और उसके अलावा कोई गारंटी नहीं है या मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, ये पक्ष लोग। समझ गए? यानी जैसे क्या करना है, समझ गए? फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज अ शील्ड फॉर सिटीजन, इधर कहना नहीं, फंडामेंटल राइट नॉट एब्सोल्यूट। अभी तक इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, वो खामियां ही बताएंगे, ठीक है। अभी लॉ पे बात करो, अब रूल ऑफ लॉ पे बोल सकते हो, रूल ऑफ लॉ पे ऐसे डिफाइन कि विधि का शासन क्यों अच्छा है, ऐसे विधि का शासन क्यों अच्छा है और इधर विधि का शासन क्यों अच्छा नहीं है। रूल ऑफ लॉ के फायदे या रूल ऑफ लॉ क्यों अच्छा है, कौन बोलेगा? आप खड़ा करो, कोई नया नंबर ट्राई करो। रूल ऑफ लॉ कौन? हाँ क्वेश्चन बोलो, आप बोलिए क्वेश्चन क्या बात है, बताइए कैसा क्या है। हाँ आप आगे आके भी बोल सकते हो, आपकी आवाज़ अगर नहीं आ रही आप यहाँ पे आके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ पा रही, यहाँ पे डिलीवर नहीं हो पाई। आप कोशिश करो, अगर आप आवाज़ बढ़ा पाओ या आगे आ जाओ। उस दिन माइक होगा, चिंता ना करें, माइक सर नहीं माइक होगा, माइक माइक माइक, हाँ माइक सर। हाँ समानता एक तथ्य के विकास के लिए आवश्यक शर्त है। समानता किसी विशेष अधिकार को महत्व दी है। समान व्यक्तियों के साथ हम समान व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन असमान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक असमानता का प्रकार ही होगा। इसलिए आर्टिकल 14 कई आगे न्यायालय में उसकी उचित व्याख्या करते हुए उसमें आराम से मतलब इंटेलिजेंट या और बहुत सारे तरीकों से उसे डिफाइन किया है कि आप किस तरह से इसका विघटन कर सकते हैं। मतलब समानता का कोई आया है, समानता को रखते हुए उन्होंने समानता की चीजें बताई कि समानता के दृष्टिकोण और समानता के अंदर प्रावधान दिए हैं, उसको लेकर रूल ऑफ लॉ की जो वैल्यू है इक्वलिटी। आपको क्या लगता है कि इक्वलिटी आर्टिकल 14 की जस्टिफाइड है कि न्यायोचित नहीं है? इससे आप अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो उसमें हमें देखने को मिलता है विधि के समक्ष समता, ठीक है, और न्यायालयों ने अपने हिसाब से तो उसमें संरक्षण की बात की है, लेकिन आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है
कि विधि के समक्ष समता के साथ में विधियों के समान संरक्षण उसी में निहित होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने निहित ऑलरेडी करी हैं संविधान में जो पहले नहीं थी। तो ये मेरा अमेंडमेंट है कि विधि के समक्ष समता के साथ में विधियों के समान संरक्षण हेडिंग में होना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि समान संरक्षण भी हमें मिलेगा। ये चीज़ है। ठीक है, इधर से पॉइंट समझे, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी भी शब्द को व्याख्या संविधान में हम एक लाइन को लिख देते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या का बड़ा मिसयूज किया जा सकता है। तो आप जो कह रहे हैं कि विधि के समान संरक्षण में हम और भी कॉन्सेप्ट को डालेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भाई काफ़ी लोग उसका मिसयूज कर पाएंगे, इसलिए हम इसको नकारते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं अगर उसके अंदर है, जैसे कि विधि के समान समता, ये हमारी हेडिंग लिखी हुई है। जो भी है हमें सिर्फ डिटेल से कॉन्सेप्ट करना है, एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट है, एक सकारात्मक कॉन्सेप्ट है। आप किसी पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ में किस तरह रख सकते हैं, इस पे आप नीचे नहीं तो है तो उसी के अंदर ही वो विधि के समान विधि को रोकता है और एक जनता के अधिकार को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम इस बात को देखें कि उसमें बेसिकली बात लिखी है विधि के समक्ष समता, एंड में सीधी सी बात है जैसा भी हो, पर्टिकुलर विधियों के समान संरक्षण लिखने से केवल व्याख्या तो न्यायालय ही करेगा, उसमें पूरी परिभाषा आ भी नहीं सकती है। तो क्यों ना हम सकारात्मक कॉन्सेप्ट को भी रखें? क्या हम केवल नेगेटिव कॉन्सेप्ट को ही रखेंगे? लेकिन उसके अगले क्लॉज में हमने उसको रखा है ना, बिल्कुल अलग रखा है। देखो, हमने सेपरेट रखा है। हमने एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को जो जनता के अधिकार की बात करता है उसको अलग रखा है, एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट जो राज्य के अधिकार को सीमित करता है उसको हमने अलग रखा है। इस तरह आप बात कर रहे हैं, हम किसी भी हम विशेषाधिकारों की बात करते हैं। कल ही एक काउंटर आया था विशेषाधिकार, अगर हम विधि के समान सबको संरक्षण नहीं देंगे तो किसी को विशेषाधिकार मिल सकते हैं, कल को राष्ट्रपति को किसी को गोली मारने का अधिकार मिल जाए। काउंटर क्वेश्चन इलेबोरेट एग्जांपल से आप लोग कर सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल देके करना चाहें कि ऐसा नहीं है, आप देना चाहें। अभी हमारे पास गणतंत्र है, ठीक है, अभी हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कल को हम कह देते हैं कि राशन को लागू कर देते हैं अगर नहीं रहेगा विधि के समान संरक्षण। ठीक है, बात आई समझ में? स्किप और नेक्स्ट भी कर सकते हो अगर आपको इनके पॉइंट से जस्टिफाई है, और इसका आंसर देना चाहे आंसर भी दे सकते हैं। नहीं। ठीक है, चलो बैठ जाओ, वैलिड है आर्टिकल 14। हाँ, पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव पूर्व अभी आजाद जो था उसमें न्यायालय ने सीधे कहा है विधि के समान समानता और कानूनों का समान संरक्षण सैद्धांतिक रूप से तो अलग है लेकिन व्यवहार में एक ही है। अच्छा ठीक है, ठीक। चलो, अगर मैं इस पे एक डिस्प्यूट की बात करूं, जैसे मान के चलो कोई एक ऐसा मैटर है जो आर्टिकल 14 के तहत जो है न्यायालय में पहुंचा है, ठीक है, उस पे ऑलरेडी लॉ बना हुआ है, लेकिन तब भी कोर्ट को अनुमति है कि वो कोई नए तरीके से प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, लॉ कर सकता है, हम बात मानते हैं। तो फिर कोर्ट मार्शल और आर्मी को हमने आर्टिकल 14 के दायरे से बाहर क्यों रखा है? हम उन्हें क्यों नहीं विधियों का समान संरक्षण देते हैं? ऐसा क्यों है? इस पर आप बताना चाहेंगे? सर एक बार क्वेश्चन मतलब ये है कि आर्मी के प्रोटोकॉल्स हैं, चलो कोर्ट मार्शल जो है आर्मी है उसको हमने आर्टिकल 14 के क्राइटेरिया से बाहर रखा है, वहाँ विधियों के समान जो संरक्षण का सिद्धांत है उसे वो नहीं मानते। वो कहते हैं यहाँ कांस्टेबल से लेके जनरल तक या कोई भी हो उसे हम अपने रूल के अकॉर्डिंग पनिश करेंगे, हम आपका एविडेंस एक्ट नहीं मानते, क्राइम एक्ट नहीं मानते। तो वहाँ पर आर्टिकल 14 जो है वो क्यों विफल हो जाता है? यहाँ हम आर्टिकल 14 उन्हें क्यों नहीं देते? फिर एक और है काउंटर क्वेश्चन, अगर आप लोग पॉइंट देना चाहें तो दे सकते हैं। सर जो सेना काम करती है वो बिल्कुल मानवीय सभ्यता के बाहर काम करती है। युद्ध होता है, कोई भी चीज़ें होती हैं वो समाज के लिए तो अच्छा तो नहीं होती हैं, लेकिन एक जो युद्ध के टाइम पे अगर हम अधिकारों की बात करेंगे तो सर वहाँ पे हार जीत का मैटर होता है, देश की सुरक्षा की बात होती है, आंतरिक सुरक्षा की बात होती है। तो वो सर ऐसे बहुत मुद्दे हैं जहाँ पे हम समानता का व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात ये, इन्होंने एक चीज़ जस्टिफाई करी, अब दूसरा सवाल आता है तो फिर ट्रिब्यूनल्स को ये अधिकार क्यों दिया गया है कि न्यायिक प्राधिकरण 323 अनुच्छेद के तहत वो बने हुए लॉज को ओवर रूल करके अपने लॉज अपने हिसाब से कर सकते हैं। और उनका क्या कि दो लोग मिलके, जैसे आप एक कंपनी ये हैं, आप एक कंपनी भी हैं, आप लोगों ने एक प्राइवेट न्यायालय के पास चले गए, उसे आपने नाम दे दिया ट्रिब्यूनल, आप जाकर के उसमें बना दिया आपने अपनी मर्जी से कोई व्यक्ति जज, अब वो नए नियम बनाएगा, नई चीज़ करेगा, तो ये विधि के समान संरक्षण को ओवर रूल करता है? आपको ऐसा लगता है? नहीं ये सर, भी जस्टिफाइड है? सर ये जस्टिफाइड है क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल जस्टिस पे काम करता है कि जिसको जो प्राकृतिक न्याय मिलना ही चाहिए वो बिल्कुल नेसेसरी है। एक्चुअली जो ह्यूमन राइट्स हैं वो मानव राइट्स के सबसेट्स हैं, तो वो ट्रिब्यूनल काम करता है, वो मानव अधिकार पे काम करता है। अच्छा, ऐसा कटाक्ष ये भी होता है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो लॉ जो है वो लॉ ऑफ द रिच कहा जाता है, यानी कि उसको कहा जाता है कि कोई भी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपने नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले एक मध्यस्थ रास्ता अपनाते हैं, मध्यस्थ न्यायालयों में जाकर के। वहाँ पे उन्होंने मान लीजिए कि अपनी ही कंपनी का कोई CEO बोर्ड डाल करके बैठाल दिया है, तो इससे कंपनी के पक्ष की बात होगी, लेकिन वहाँ पे उस कंपनी से होने वाले अगर किसी भी मौलिक अधिकार का या कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिससे आम जनता पे प्रभाव पड़ता है, तो उस फैसले का उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा?
सर इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब जियो लॉन्च हुई थी तो हमारे पास एक ऐसा ही ट्रिब्यूनल है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ट्राई, हाँ, उन्होंने उन पर बैन लगाया है। तो ऐसा नहीं है कि उद्योग घरानों के लिए ट्रिब्यूनल बहुत ज़्यादा जस्टिफाई हो जाते हैं, वो उन पर बैन भी लगाते हैं। अभी रिसेंटली गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट पे बैन लगाए गए हैं। 1200-1500 ठीक है, जस्टिफाइड है। इसके अलावा इधर से और कोई और, अगर कोई और काउंटर क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का लेवल समझ रहे हो आप, किसी चीज़ पे और मल्टीपल चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे कि अगर उधर से भी क्वेश्चन कम पड़ेंगे मैं उधर से भी करूँगा, ठीक है। आर्टिकल 14 में जो है मतलब विधि के समान क्षमता और विधि के समान संरक्षण है, ठीक है ना। तो फिर हमारा मूल अधिकार का एक जो आर्टिकल है, आर्टिकल 25, वो खुद जो है आर्टिकल 14 को काउंटर क्यों करता है? ठीक है, इनका मानना है कि अनुच्छेद 25 जो है वो 14 को काउंटर करता है। ऐसा क्यों है ये भरत भी देंगे और भी कोई बोलेगा। किसी ने 25 तो प्रिपेयर करा होगा, 14 प्रिपेयर करा होगा, वो बोलेगा। हाँ, आप बोलेंगी वर्षा? आर्टिकल 25 को आर्टिकल 14 जो है वो काउंटर कर देता है, यानी आर्टिकल 14 समानता की बात करता है और आर्टिकल 25 में आप देखते हो क्या है। हाँ हाँ वैशाली आ जाइए प्लीज़, आ जाओ। दे रहा है, दुरुस्त है। हाँ 30 सेकंड 1 मिनट का टाइम ले सकते हैं, तब तक भरत इनिशिएट कर सकते हैं। आप पॉइंट पे सोचना चाहे सोच सकते हैं, कोई और बोलना चाहे वो भी बोल सकता है। आप लोग सोचना चाहे सोच सकते हैं। आर्टिकल 14 आर्टिकल 25 के अंदर इंटरप्शन करता है, दोनों एक ही बराबर काम नहीं करते। और आर्टिकल 14 सर हाँ। किस तरह करता है? मेरे को तो लगता है नहीं करता है। ठीक है, किस तरह करता है? आपको कैसे लगता है कि अनुच्छेद 14? हाँ ये भी ठीक है। हाँ सर सैनिक की बात होती है तब करता है। किसकी बात होती है? सैनिक की। दोबारा भी सैनिक की बात होती है। शैली, सैनिक की बात होती है तब करता है। अच्छा अच्छा, सोल्जर की। नहीं नहीं 25 में तो नहीं आएगा। नहीं, आप अपना पॉइंट रखिए। आर्टिकल 25 के सब क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में ये लिखा है कि हिंदुओं की जो इंस्टीट्यूशंस हैं गुड वो सार्वजनिक कल्याण और हिंदुओं के सारे वर्ग को खोले जाएंगे। तो अगर हम एक सेक्युलर स्टेट हैं और विधि के समक्ष समता की बात करते हैं तो केवल हिंदू को ही पर्टिकुलर वहाँ क्यों लिखा गया? हम मुस्लिम अदर रिलीजन को भी रख सकते थे, तो हिंदुओं के लिए ही क्यों विशेष उपबंध किया? जस्टिफाइड है। धार्मिक अधिकार की Very बात good. करता है, आप जो बात कर रहे हैं तो किसी मंदिर में आप मुस्लिम को अधिकार कैसे दे सकते हैं? ये उस धार्मिक भाव में इंटरफेयर नहीं हो जाएगा? कि वर्ड हिंदू ही क्यों वहाँ पब्लिश किया गया है? आपने अगर ऐसी बात थी तो हिंदू भी हटाते, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सभी धर्मों को लगते। स्पेसिफिकली लिखा है तो वहाँ सिर्फ हिंदू शब्द की व्याख्या में हिंदू नहीं है, वहाँ सिख, जैन, पारसी सभी जातियाँ वहाँ उसमें आती हैं। मुस्लिम को भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, अलग से माइनॉरिटीज़ में। अल्पसंख्यक दो भाग से आएंगे, भाषाई अल्पसंख्यक। हाँ लेकिन काउंटर अच्छा था क्योंकि हिंदूज के अंदर आते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हिंदू हाँ और बताओ सार्थक। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, सिख बौद्ध जैन हिंदू के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं मुस्लिम हैं या और भी लोग हैं, उनके इंस्टीट्यूशन उनके सारे लोगों के लिए तो नहीं खुले हैं। हमने हिंदुओं के लिए विशेष बना दिया कि सारे लोगों के लिए खुले हैं। आर्टिकल 25 के तौर पे आप जाके कर सकते हो सबरीमाला के जैसे केस में। तो पर्टिकुलरली कि मुस्लिम कहीं ना कहीं महिलाओं को जाने की नहीं है उसमें छूट, तो क्या उसको हमें पर्टिकुलर नहीं लिख देना चाहिए? हिंदुओं के लिए ही क्यों उसमें लिखा गया केवल? मतलब अगर आप कहते हो एक तरफ कि एब्सोल्यूट नहीं है, फंडामेंटल राइट पूर्णता नहीं है, कहीं पे आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए पूर्णता लिख दे रहे हो, तो ऐसा क्यों? यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच का है, जो आप कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम शब्द का वर्णन क्यों नहीं है या सिर्फ हिंदू शब्द का वर्णन क्यों है। हिंदू शब्द का तो मैंने काउंटर आपको बता दिया कि वो सिर्फ हिंदू नहीं और चीज़ों को इंक्लूड करता है। मुस्लिम के लिए आर्टिकल 28 में जाइए, 29 में जाइए, वहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम किए गए हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बॉडी नहीं होती, तो शिया वक्फ बोर्ड होते हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड होते हैं, मदरसा के लिए अपना एक काउंटर चलता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शिक्षा और संस्कृति के लिए है। हाँ पर्टिकुलरली अगर धार्मिक मामलों की बात करें उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो हम 29 में ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, पूजा पाठ वगैरह या सभी को मंदिर में मस्जिद में जाने की होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर 25 में क्यों डिफाइन नहीं सोचो किया? दिमाग लगाओ। कोई बात नहीं ऐसे, लेकिन फिलहाल ये है, ये डिफेंस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। रिटन रिसर्च बहुत अच्छी इन्होंने करी, काउंटर भी बढ़िया है। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ पे डिबेट कर लेते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ में उलझेंगे तो सार्थक वर्सेस भरत हो रहा है यहाँ पे अभी, मतलब यही लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। और भी लोग बैठे हुए हैं ताकि उन्हें ये ना लगे कि सिर्फ जो है सत्संग में आए हैं। इधर से मौलिक अधिकार पे आपको लगता है कि मौलिक अधिकार में ये खराबी है, ठीक है।
हाँ सैफ को भी लेते हैं। कोई ऐसा पॉइंट सोचो जो दिमाग में है, आज तो फ्री हो 26 से पहले, कोई भी ऐसा आपको पॉइंट लगता हो चारों को। अपर्णा कुछ और पॉइंट प्रिपेयर कराओ मौलिक अधिकार पे। नहीं नहीं ड्रामे की चिंता नहीं, पॉइंट बोलो, ड्रामे के बारे में ना सोचो। हाँ सीए का प्रबंध किया जा रहा है एक विशेष धर्म के लोगों सुनो, सीए पे सवाल है, एक धर्म की बात आई है। हाँ धर्म के बेस पे ही नागरिकता दी जा रही है, किसी एक विशेष धर्म को नागरिकता नहीं देने का क्या प्रोसीजर किया जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। वो क्यों है? ये कह रही हैं कि आपका फंडामेंटल राइट जो है वो अनुच्छेद 25 के तहत सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता की बात करता है, लेकिन सीए में आपकी पंथ निरपेक्षता कहाँ चली गई? क्योंकि रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, यानी कि किसी को रहने के लिए मकान और रहने के उपबंध भी करने होते हैं। इन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक ही रिलीजन की बात क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि बाहर देश से अगर पीड़ित और दुखी हैं तो वो हमारे यहाँ आ जाए, उन्हीं को रख लेंगे? आप सिर्फ हिंदूज और बाकी को कर रहे हो, क्या मुस्लिम देश का हिस्सा नहीं है? सेक्युलरिज्म तब कहाँ चला गया आपको? इतना ही बोला था इनका ये क्वेश्चन था। तो कोई CA और करेगा फिर मैं फिर हाँ कोई और काउंटर सीए वाला रिसर्च टीम। हाँ कनक, अगर आप मुस्लिम्स के लिए कह रहे हैं तो अगर पर्टिकुलर मुस्लिम्स की बात करें तो जिन कंट्रीज़ से हमने कहा है कि हम उन लोगों को सिटीजनशिप देंगे तो वो कंट्रीज़ जो है वहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स की है, तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है तो उनके साथ वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो इसलिए जो वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है हम उनको सिटीजनशिप भेदभाव नहीं है तो वो क्यों हमारे देश में आना चाह रहे हैं? अगर उनकी मतलब दूसरे देशों में मेजॉरिटी है। इनका पॉइंट ये है कि हमने मुस्लिम्स का प्रोविज़न इसलिए बनाया है क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी क्या कहते हैं हिंदूज़ हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं बाहर दूसरे देशों में रहने की। बाहर जो दूसरे देशों में मुस्लिम्स हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ के मुस्लिम्स को क्यों दें? वो जा सकते हैं उस कंट्री में रहने, हमें तो वहाँ से हिंदूज़ को यहाँ टारगेट करना है। तो सर वहाँ से मुस्लिम भी तो हमारे देश में आ रहे हैं ना, तो समानता तो तब होगी ना कि हम उनके मुस्लिम्स को भी अच्छा। अपने देश में नागरिकता दें। इनका मानना है कि वहाँ से हम मुस्लिम्स के भी गेटवे ओपन को मतलब गेटवे को ओपन रखें कि मुस्लिम्स आप भी आ जाओ। ऐसे तो हम सबके लिए मान्यता देने लगे सिटीजनशिप की, तो हमारे इंडिया का क्या होगा? ठीक है, सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अभी इसे काउंटर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोविजंस आ जाओ। हाँ इस पर एक सवाल, हाँ हाँ बोल दो बोल दीजिए, फिर ऐसे ही एक एक आर्टिकल पे आते हैं और सबसे क्वेश्चन अगर लेते हैं। देखा जाए तो अगर आपकी बात सही है कि मेजॉरिटी है वहाँ पे मुस्लिम्स की, ठीक है, लेकिन हम रोहिंग्यास को पर्टिकुलरली देखते हैं, म्यांमार में तो वो माइनॉरिटी में है, भले ही वो बांग्लादेश के रूट से आए हैं लेकिन म्यांमार में तो माइनॉरिटी में है। हमें कायदे में उनको तो देना चाहिए। हम उन्हें ये माने पड़े हैं कि ये बांग्लादेश से आए हैं और पर्टिकुलरली मुस्लिम है, मेजॉरिटी है। आज तक इसका गवर्नमेंट ने आंसर ही नहीं दिया। बिल्कुल आंसर नहीं दिया, एग्जैक्ट, ये बात सही है। रोहिंग्या इज़ अ टॉप लीडिंग इशू विच इज़ नॉट सेटल्ड येट। गुड हैमर स्ट्रोक। हाँ चलो बताओ। नहीं कल मैं देख रहा था जेएनयू में ऐसी बोलते, तो मैं बोल रहा हूँ हैमर स्ट्रोक। हाँ कोई और? आज तो कोई आंसर नहीं। रोहिंग्या तो कई माइनॉरिटी हैं। हाँ नॉर्मली हम बात करना चाहते हैं, इसको लग रहा है कि हमें अभी जो CAA में हमें अधिनियम बनाया था उसके लिए कट ऑफ डेट रखी थी, ठीक है। रोहिंग्या के साथ अभी कट ऑफ डेट का कोई इशू नहीं, हमें अभी तक काउंट भी नहीं मिला है कि हमारे यहाँ कितने रोहिंग्या हैं, लेकिन इसके लिए हमने असम में NCR करा रहे हैं और जिन रीजन पे रोहिंग्या है NCR करा रहे हैं। अभी भारत में ऐसा नहीं है कि हम उनको बाहर निकाल रहे हैं, हम नागरिकता नहीं दे रहे तो किसी को बाहर भी नहीं निकाल रहे हैं। ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन जब नागरिकता मिलेगी तभी वो बहुत सारे पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का लाभ ले पाए। वैसे तो हम उन्हें अवैध प्रवासी ही कह रहे हैं, अवैध प्रवासी ही कह रहे हैं हम उन्हें अवैध प्रवासी उनके साथ के जो लोग थे। और आपने जो है वो दलाई लामा को रख लिया, किस बेसिस पे रख लिया? उन्हें आपने कैसे भूल नागरिकता गए? दे दी, और वो भी नेचुरलाइजेशन में जहाँ 12 साल होता है उनके लिए आपने 6 साल रख दिया, तो ये भी तो एक डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए उनको 6 साल का हमने टाइम दे दिया। मतलब इनका ये कहना है कि आप नहीं, रोहिंग्यास संसद के का लिए अधिकार है कि नागरिकता पे वो अधिनियम बना सकती है, इसको आप जज नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि वो उसके पास अधिकार है। आपने चुने हुए पार्लियामेंट मेंबर्स भेजे जो इस पे नियम बना रहे हैं, आप उनको दोबारा काउंटर नहीं कर सकते। आर्टिकल 11 ठीक है। हाँ चलो नाउ हाँ कुर्सी कैसे पकड़ ले रही था? कुर्सी को ही बुलवा दे क्या? जैसे कि अभी कनक बोली थी, इसके बाद और आगे से पॉइंट लूंगा, फिर सार्थक और भरत नहीं बोलेंगे अगले 5 से 7 मिनट तक। डिबेट कॉमन्स के बीच होगी। आपके पॉइंट काफ़ी इंटेलेक्चुअल है दोनों। जैसे कि कनक ने कहा था अभी, हाँ हाँ बोलूँ सर? हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। कनक ने भी कहा, सुन लो, कनक ने भी कहा, ठीक है। कि वहाँ हम उनको मतलब लाने यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जो अदर कंट्री में माइनॉरिटी में है, ठीक है ना।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है यहाँ पे मुस्लिम भी तो माइनॉरिटी में है, तो क्या हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम परेशान है बहुत ज़्यादा, इनको भी कहीं दूसरे देश में जो जहाँ पे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर शिफ्ट करिए। इंडियन मुस्लिम्स का क्या? अगर हम दूसरे देशों से हिंदुओं को या जो माइनॉरिटी में है, लेकिन हम यहाँ के लोगों को क्यों भगा रहे हैं? यहाँ के मुस्लिम भी तो हो सकता है परेशान हो, तो उनके लिए भी सरकार को वहाँ के बंदोबस्त करना चाहिए। सर बुला नहीं रहे हैं किसी को, हम सीए में किसी को बुलाया नहीं है। हाँ प्रावधान तो है कि अगर मुस्लिम दूसरे देशों से अगर परेशान है तो यहाँ आ सकता है। सर अगर मुस्लिम परेशान है तो उन्होंने आज तक कहा तो है। हाँ गांधी जी ने भी ये बात बोली थी, जो मुस्लिम हमारे देश से जा रहे हैं वो जब भी चाहे वो हमारे देश में आ सकते हैं, तो ये क्यों बोला गया है? अरे उसके लिए कट ऑफ डेट थी, उसके लिए कट ऑफ डेट थी मार्च की। और मार्च के लिए उन्होंने टाइम पीरियड दिया था उसके बाद। ठीक है नाउ इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअली ठीक है बैठ जाओ। अब इंडिविजुअली मैं रो वाइज लेके चलता हूँ, ठीक है, मैं रो वाइज लेके चलता हूँ। इस रो में जो क्वेश्चन आएगा आप काउंटर करेंगे, ऐसे ही इससे रो वाइज लेके चलते हैं, ठीक है। इस रो में आपने जो आर्टिकल प्रिपेयर करे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप खड़े होकर कह सकते हो आर्टिकल 18 से हम संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप में से चारों में से कोई अपना आर्टिकल बोलना चाहेगा? ठीक है, रो वाइज चलते हैं, आगे तक जाएगी स्ट्रीम फिर वापस आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो अभी बोल तो दीजिए कि हमारा आर्टिकल ही है, ठीक है। चलो इधर से क्वेश्चंस ले लो, इधर से सुन लो। अब रो वाइज चलेंगे, ठीक है, ताकि सबका टर्न आ जाए। आर्टिकल 17 आर्टिकल 70 अच्छा, और 23 आर्टिकल 17, 23 आर्टिकल 17, 23 के ऊपर ही कह रही हैं अगर कुछ काउंटर है तो एक्टिव हो जाए। हाँ प्लीज़ बोलिए। हाँ बोलिए। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, हम लोग इससे संतुष्ट हैं। आप इससे संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से रिमूव करने में, हर तरीके से कंट्रोल करने में आर्टिकल 17 पूर्णतः कामयाब हुआ है? इधर और कोई आर्टिकल? आर्टिकल 15 में आपको क्या लगता है वैशाली? अच्छा वो सही बनाया गया, ठीक है। उसमें रिजर्वेशन जो दिया गया आप उससे सहमत हैं? 15(4) में 1951 में पहले संशोधन संविधान के तहत दिया गया, सहमत हैं। 17 और 15 पे क्वेश्चन आया है, दे आर सेटिस्फाइड विद द रिजर्वेशन विच इज़ प्रोवाइडेड इन 1951। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी से भी ये सहमत है। इधर कोई रिजर्वेशन को लेके काउंटर हो, आर्टिकल 17 को लेके हो, तो ऑल आर इन्वाइटेड कर सकते हो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन है शैक्षिक संस्थानों में। सर रिजर्वेशन की बात हम जब कर लेते हैं तो हम केवल, जैसे कि कल एक अपने ग्रुप में ही आया था कि SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए कोचिंग की सुविधा की उपलब्ध की गई है। हाँ बाद में तो डिलीट सर ये बाद में डिलीट अच्छा। हुआ। लेकिन सर हम जनरल को क्यों भूल जाते हैं इसमें? उनकी भी तो वार्षिक आय 6 लाख से कम हो सकती है ना, तो सर हम उन लोगों को क्यों वंचित रख रहे हैं रिजर्वेशन? चलो मान लो ये न्याय मांग रहे हैं, लेकिन वैशाली और इधर क्या जनरल गरीब नहीं हो सकते? EWS तो पूरा आर्थिक पे है। EWS तो पूरा आर्थिक पे है। तो मैं सामाजिक और शैक्षिक की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप प्रूव कर सकते हैं कि जनरल कास्ट में जितने लोग हैं वो सामाजिक रूप से कमजोर हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं तो प्रूफ तो ऐसे SC, ST में तो नहीं कर सकता, कैसे कर सकते हैं? कोई भी अखबार में एक ऐसा अखबार होगा जिसमें आपको कितना अपराध नहीं मिल रहा हो। चलो इधर से पीछे फीमेल्स को काउंटर करना, इधर वैशाली पे लेते हैं। आपका क्वेश्चन जस्टिफाइड है। आपका क्वेश्चन ये है कि शिक्षा में भी कई जगह प्रावधान है, जैसे यूपी में विशेष शिक्षा के उपबंध कर रखे हैं। हाँ जनरल को क्यों नहीं कोचिंग का? सर मतलब हाँ कल आपने ग्रुप में नोटिस पढ़ा नहीं तो मैं बता दूं, कल ग्रुप में एक नोटिस आया था। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक सुविधा होती है राज्य के अंदर, इसके अंदर OBC, SC, ST वर्ग, जनरल में डिसेबल्ड भी नहीं अलाउड है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जनरल में डिसेबल्ड भी नहीं अलाउड है, ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। मतलब दिव्यांग व्यक्ति की भी कैटेगरी है। असमानता भी कर रहे हैं सबके साथ। हो सकता है कि जनरल का व्यक्ति है वो उसकी आर्थिक स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है या शैक्षिक रूप से वो इतनी हाई 340 है, उसके तहत राष्ट्रपति आयोग का गठन करवा सकता है। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति उसके तहत आयोग का गठन करा के और आगे उस पर रिसर्च, सर्वे, रिकमेंडेशन ला सकता है। अभी तक तो इस बारे में कोई विचार नहीं किया। चलो अभी आपने बता
सर जैसे कि स्कूल्स वगैरह में स्कॉलरशिप का जब बात आती है तो स्कॉलरशिप में जनरल वालों को सबसे पीछे रखा जाता है। उनको मिली तो मिली, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई एग्ज़ाम का अगर हम फॉर्म भरते हैं तो जनरल वालों की फ़ीस कुछ एक्स्ट्रा में होती है और कैटेगरी की फ़ीस बिल्कुल भी नहीं होती है, तो ऐसा क्यों? तो ये इक्वलिटी पे फिर से क्वेश्चन आ गया। ये ठीक है, बैंक भर्ती में जनरल भले 1000 और बाकी सब बेकार, इस पर कहना चाहेंगे हमारे 3-4 यार। हाँ, खबर लल्लन टॉप संवाददाता द्वारा। चलो, अगर हम अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, उनसे क्या हाँ सुन लीजिए, काउंटर क्वेश्चन आया, ठीक है। अगर हम अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हमें कहीं भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि जो जर्नल लोग हैं वो इस तरह से पीछे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें कोई पॉलिसी बनाना है तो हम उन सर्वेस के आधार पर ही बनाएंगे ना। तो हमारे पास अभी तक कोई ऐसे पिछड़े आंकड़े नहीं आ रहे हैं। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा काउंटर कर सकते हो। आज मैं इसलिए हेल्प कर रहा हूँ कि कुछ ये सोचो। इन्होंने कहा कि आज तक कोई हिस्टोरिकल महत्व नहीं है कि जनरल के साथ कभी कोई घटना हुई है, उसी बेसिस पे तो हम एनालिसिस करेंगे। अब कीर्ति का आंसर लेते हैं। नहीं, इसका आंसर ये फंडामेंटल राइट्स आर डायनेमिक, एज पर सिचुएशन बदलेंगे, सिचुएशन बदल रही है। सर जाति प्रमाण पत्र को हम किसी फॉर्म में क्यों इंक्लूड करते हैं? अच्छा, जाति प्रमाण पत्र को हम किसी फॉर्म में क्यों इंक्लूड करते हैं? ये तो जनरल है। अभी इसलिए मैं भरत के पास आ ही नहीं रहा हूँ काउंटर करने के लिए। पहले ऑल टीम का बैकअप देखें। पहले तो आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है, वो असमानता बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि वंचित वर्गों के लिए और खासकर समता के लिए है। समता ठीक है, जो आर्थिक वाली बात आ रही थी उसमें मंडलवाद जो हुआ था 1993 में, उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट पहले ही दे चुका है। ठीक है, मंडल कमीशन ऐसा बना है, उसमें इस बात का निर्णय किया जा चुका है। हाँ, 8 लाख है हमारा, 8 लाख से ऊपर अगर आए हैं तो आरक्षण का लाभ। ठीक 27% वाले के बाद क्रीमी लेयर को नहीं। इधर से और कोई काउंटर क्वेश्चन रिजर्वेशन में? उधर मैं आ रहा हूँ। इधर कोई और क्वेश्चन रिजर्वेशन के ऊपर कि आप जस्टिफाइड हैं? उनका कहना ये कि फॉर्म भरने में या जनरल की परिस्थिति के हिसाब से। और सुन लो इधर सवाल। उधर से काउंटर क्वेश्चन ये कि नहीं तुमने नहीं कही, घर में नहीं बैठी हूँ, स्कॉलरशिप वाली बात तुमने कही, हमारे 5500 फंसे हैं, ऐसे नहीं। हाँ, अच्छा, स्कॉलरशिप पे इनकम बेस पे प्रोवाइड कराते हैं। फिर भी उधर से काउंटर क्वेश्चन ये है कि अगर फंडामेंटल राइट्स को आप कहते हैं कि एक तरफ वो डायनामिक है, डायनामिक मतलब समय के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है, और हुए भी हैं। शिक्षा का अधिकार, अब स्वास्थ्य के अधिकार की मांग हो रही, तो फिर ऐसा भी तो है ना कि जनरल भी गरीब होता जा रहा है या जनरल में बहुत सा वर्ग वंचित होता जा रहा है। तो फिर आप क्यों नहीं डायनामिक फंडामेंटल राइट्स के क्राइटेरिया को बदल देते हैं? जब जनरल सारी चीज़ों का उपभोग नहीं कर पाएगा तो क्या उनके लिए फिर हम बाद के टाइम पे रिजर्वेशन देंगे? क्या जनरल जब ऐसी कंडीशन में आ जाएगा? ये बताइए। मैं तो पीछे ही बैठा था। जनरल का तो कहा। चलो सर, वो 50% आरक्षण पर लिमिट इसलिए लगाई गई थी। हाँ, अनुच्छेद 3 एक बार दोबारा पढ़ा दीजिए। दोबारा? हाँ, क्या कोई बात? अच्छा, हाँ, उसमें अनुच्छेद 331 के बारे में वर्णन किया था। ठीक है, हाँ ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन्होंने अपनी बात पे कह दिया। हाँ, उससे क्या करें हम? मतलब उनके लिए है, EWS है, समय के हिसाब से हमने अपने संशोधन किया है और हम उनको सुविधा दे रहे हैं। ठीक है, EWS इन्होंने अपने पॉइंट। बिल्कुल सही, वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की ही क्यों रखी है? हम बार EWS ही बनवाएंगे, उसमें भी कुछ खर्चा होता है। आराम से उनका आरोप है कि तहसील में 500 रुपया हर माह दिया जाता है। ओबीसी में भी 3 साल का ही है क्रीमी लेयर का, हर 3 साल के बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। हमारा कुछ चेंज होते हैं। ओबीसी जो आपने केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया बनाया है, उसमें ज़्यादातर आप देखिए 95% लोग उसी कैटेगरी में फिट हो रहे हैं। 95% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है। जनरल में भी तो ये भी एक सर्वे हो गया। आपके पास 100 से ज़्यादा मशीन हो चाहिए, ट्रैक्टर नहीं होना। चलो हाँ, सार्थक बोलिए। अभी आप लोग कह रहे थे कि जनरल को रिजर्वेशन दीजिए। अब आप लोग कह रहे हैं कि आपने जो EWS का प्रावधान किया उसमें आधे से ज़्यादा लोग जनरल में आ रहे हैं। तो आप डिसाइड कीजिए आपको समस्या किस चीज़ से है। समस्या इस चीज़ की नहीं है कि रिजर्वेशन, हाँ बोलो कुछ भी। समस्या इस चीज़ की है कि आप लोग अपना काम सही से करिए। अगर आप लोगों ने अपना काम सही से करा होता
95% लोग, 10% रिजर्वेशन, तो ऐसी बात नहीं आती। चलो अब रिजर्वेशन से आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन से आगे बढ़ जाते हैं, रिजर्वेशन को लेकर के हमने पॉइंट ले लिया, उसका निस्तारण है। इन्होंने कहा SC ST OBC, तो इन्होंने कहा जनरल 10% का हथियार हमारे पास है, हम उनको लेके चल रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। बस इनका ये है कि अभी भी आर्थिक चीज़ों में जैसे फॉर्म भरने में इस चीज़ में तो कई जगह EWS के माध्यम से फीस कम, हाँ 3-2 से अभी रिसेंट 10 दिन पहले, चलो कोई बात नहीं। अब नाउ आर्टिकल हम 15 आगे ले जाते हैं, उससे आगे चले जाते हैं। आर्टिकल 17 पे भी इधर से इन चारों ने बताया था, 17 पे कोई और कटाक्ष है नहीं तो और आगे बढ़े, सीधे 19 पे आ जाए, 19 पे आ जाते हैं। इधर से 19 के प्रिपरेटर्स कौन है? 19 में, अच्छा 19 में आप 19 से जस्टिफाई हैं, आपको लगता है कि 19 पूर्णतः सही है? जो भी उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं मैं उनसे भी सहमत हूँ कि वो सही लगाए गए हैं। तो इस सप्ताह जानेंगे कि भूरी के मरने के बाद रामू ने क्या किया। हाँ सैफ का क्वेश्चन लीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है प्रेस को, मगर आज के दौर में प्रेस की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता से हटकर दायरे से बाहर कार्य कर रही है प्रेस, जिसमें सरकार जनता को भी परेशानियाँ हो रही हैं। उनकी जो बोलने का लहजा सरकार के खिलाफ है, सरकार के पक्ष में भी बोलते हैं, विपक्ष में भी बोलते हैं, उसमें जनता को भड़काने का काम सरकार जो प्रेस है इस टाइम अपने लहजे से बाहर उसमें जा रही है। उन पे जो प्रेस की अभिव्यक्ति है वो लांग है, सीमा को लांग के चले जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है इनका, आप समझ गए। इन्होंने प्रेस के राइट्स पे कमेंट करा है कि आपकी जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जस्टिफाइड है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि अभी इन्होंने डायरेक्टली कटाक्ष किया है जो अभी सेडिशन देशद्रोह का मुद्दा उठा था कि सीमा कौन तय करेगा। कहीं पे कोई कह के चला जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी फला 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 चोर है तो हम उसे सम्मानित किए दे रहे हैं, और कोई उस पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में बैठा हुआ कह दे रहा है इतना कि पॉलिटिकल पार्टी बेकार है तो हम देशद्रोह लगाने की बात करते हैं। तो कहाँ तक 19-1 सिद्ध है? आपको लगता है कि 19-1 की कोई तय सीमा है या ठीक कर रहा है? ये बिल्कुल ठीक है सर। वो जो भी अगर न्यूज़ पे भी अगर कुछ वो हो रहा है तो उसमें भी हमने एक पब्लिक ऑर्डर का वो दिया है ना, तो अगर पब्लिक ऑर्डर या किसी को डिफेम वो कर रहे हैं तो उसके आधार पर उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। अच्छा समझा आप बताइए। इन्होंने कहा रेस्ट्रिक्शन, हाँ वो 3 तो IPC की धारा के थ्रू 124 पकड़े गए हैं, और जो वो अपने मौलिक अधिकार के लिए गए हैं न्यायालय ने उनको गिरफ्तारी से बचाया है। न्यायालय ने गिरफ्तारी से सरकारों के साथ ऐसा हुआ है कि सरकार ने उनका केस किया है और उनको सुरक्षा मिली है उस आर्टिकल के थ्रू ही मिली है। ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है कि IPC की धारा को अलग अवॉइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके ऊपर विधि बन। मगर आज भी कई ऐसे चैनल हैं जिस पे हम सोशल मीडिया पे या सरकार के खिलाफ कोई वार्तालाप करते हैं या अपनी राय प्रस्तुत करते हैं तो उस पर हमारा अकाउंट को डिलीट कर दिया जाता है या उस पर हम पे एक्शन ले लिया जाता है उस पर। चलो इनके कहने का मतलब ये है कि वो मौलिक अधिकार जो है हमने कितना बोला ये सरकार तय करती है, और अगर सरकार तय करती है तो सरकार अपने हिसाब से तय करती है। सर मौलिक अधिकार का बहुत सिंपल सा है, आप अपने व्यक्तिगत मौलिक अधिकार के सामाजिक ऑर्डर को बिगाड़ नहीं सकते, विधि के शासन को नहीं बिगाड़ सकते। कभी कभी क्या होता है कि आप पब्लिक में होते हैं और चीज़ों को बोल रहे हैं, उससे बहुत से समाज पे प्रभाव पड़ता है और दंगे भड़क सकते हैं, तो सर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, राइट्स को लेके जस्टिफाइड करा इधर से आर्टिकल 19 के प्रिपरेटर्स, फिर उनके बाद मॉब लिंचिंग और राइट्स पे आते हैं। ठीक है, इधर और कोई पॉइंट या आपको लगता है रेस्ट्रिक्शन एब्सोल्यूट है, मतलब रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट जो कर रही सही है। उधर से मेन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट आर्टिकल 19 को अपने हिसाब से मोल्ड कर देती है। आज जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है वो देशद्रोह लगाने तक की ऐसे घटना कर रहे हैं, और कोविड के दौरान कई सारी न्यूज़ एजेंसीज़ के पूरे न्यूज़ एजेंसीज़ के हाउसेस को बंद कर दिया गया था सेडिशन के चार्जेस, और एक बहुत पॉपुलर न्यूज़ चैनल के पास तो रेड पड़वा दी गई थी क्योंकि वो गवर्नमेंट के विरोध में खबरें डालता था। तो फिर 19-1 में ये सीमा कौन तय करेगा कि कितने बोलने की छूट है कितना नहीं, इसके ऊपर लेकर कोई किताब तो है नहीं। आप इससे स्पष्टीकरण दीजिए कि 19 के अनुसार हम क्या बोलें कितना बोलें, ये तय कौन करेगा? तो सर ये कोर्ट अपने बार बार जो फैसले देता है उसमें वो बता चुका है कि आपको इन आधारों पर ही छूट दी जाएगी, और आप वो आपका व्यक्तिगत है, लेकिन अगर उससे अगर देश की यूनिटी सॉवरेनिटी अगर इस पर इफेक्ट पड़ रहा है तो आपका वो बोलना बंद करा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे। हाँ लेकिन अगर बात करें आर्टिकल 153A IPC की हेट स्पीच की जो बात करता है, ठीक है, तो ये तो पूरा अगेंस्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी है। तो अगर हम देखें नहीं बिल्कुल सही बात है लेकिन उसके पीछे का इंटेंट सुने। हाँ बताओ। तो लीजिए हेट स्पीच की बात अगर हम करें, पहली बात तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है। दूसरी बात NCRB का एक डेटा है जिसमें ये लिखा है कि 64.3% केस
आज भी पुलिस पेंडिंग में है। आर्टिकल 19A जो है उसको ये भंग कर रहा है, पहली बात तो। दूसरी बात 20.2% ही अपराधी निकले हैं। 6 लोगों में से 5 लोग जो हेट स्पीच नहीं दिए थे उन्हें छोड़ दिया गया, केवल एक ही विक्टिम निकला। तो ऐसे अगर हम बात करें, और दूसरी बात आपका डाटा से मैं काउंटर करना चाहूँगा, कभी कोई राजनीतिक अपराध होता है उसमें रिपोर्ट, जो पहली प्राथमिक रिपोर्ट होती है वो एक समूह के खिलाफ होती है, उसके बाद पुलिस आइडेंटिफाई करती है और एक मेन विक्टिम के ऊपर ही केस चलता है। आप भीड़ के ऊपर कभी केस नहीं कर सकते। मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक NCRB के डेटा की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, बाद में न्यायालय तो जस्टिफाई करता है कि ये जो है ये इसको आपने उठा लिया, इसको नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तब तक तो उसका पर्सनल लिबर्टी खत्म हो गई। और 16 साल बाद जेल से निकलना है। और दूसरी बात ये भी है, इसके लिए तो कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, ये मामले बहुत लंबे खिंच रहे हैं, तो ये भी तो पर्सनल लिबर्टी। गुड। केस भी नुपुर शर्मा वाला केस। कौन सा? पीहू शर्मा? नुपुर शर्मा। अच्छा हाँ, नुपुर शर्मा केस आया, कीर्ति शर्मा, नुपुर शर्मा। आर्बिट्री कन्विक्शन नहीं करवाया जाएगा। आर्टिकल 20 में ये उसको मान्यताएं छूट मिली हुई है। हाँ, मतलब डबल कन्विक्शन, ड्यू पार्टी अपने खिलाफ नहीं बोल सकते, ये सारी चीज़ें ठीक है इन्होंने। हाँ कीर्ति, नुपुर शर्मा पे आया टॉपिक। हाँ चलिए, हाँ बोलिए। सर ऐसे तो नुपुर शर्मा का जो केस था, उन्होंने मतलब न्यूज़ वालों ने जब उसको मतलब दिखाया, दर्शाया, तो उस चीज़ पे मतलब उनको तुरंत बैन कर दिया गया। इंटरनेट सेवाओं को सबको बैन कर दिया गया, मतलब जिसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। मतलब लोगों ने ये कहा हाँ नहीं कोई बात नहीं, पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपनी रिपोर्ट जो के साथ वीडियोस वगैरह थी उनको बंद कर दिया गया था तुरंत ही। मतलब जो हत्या का केस आया था, अकाउंट्स ब्लॉक कर दिया गया था, तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब पब्लिक के पास नहीं पहुंच पाई थी। ठीक है, इनका मानना है कि जब तक जजमेंट में या न्यायालय में जब तक ट्रायल होता है, उससे पहले व्यक्ति की इमेज से लेके, उसके करियर से लेके, उसके मौलिक अधिकार ऐसे खंडित होते हैं कि अगर एक बार आरोप लग गया तो जजमेंट आता है 20 साल बाद, लेकिन जो उसका ट्रायल है वो वहीं हो जाता है। तो आपके मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को मौलिक न्याय दिलाने में तो विफल है, कैसे आप बचाएंगे? उस समय इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए क्या एक्शन है? नुपुर शर्मा ने टीवी पे आके सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, मेरा केस दिल्ली का दिल्ली में ही चला दो, लेकिन उसका केस दूसरे स्टेट में चलाया गया, तो ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आप जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके ऊपर बहुत सारे एक ही चीज़ के लिए केस रजिस्टर होते हैं, तो वो सारे केसों को एक जगह सम्मिलित करके सारे प्रमुखों को बुला के एक केस बना देते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। इधर से और कोई पॉइंट? अभी भी बात यह है कि न्याय व्यवस्था विफल है, यानी आप कहते हैं एक तरफ मौलिक, उनको मौलिक न्याय नहीं बना, उनकी इमेज हो गई, उन्हें जान से मारने की थ्रेट आए, इन सब की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं था। और राज्य का एक ये भी दर्जा होता है स्टेट का कि आपको सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करें। क्या चीज़? सिक्योरिटी। ठीक है, बाई सिक्योरिटी दी थी, इनके कहने का है कि सिक्योरिटी हमने दी थी। और आपको कोई लगता है इधर से वैलिड है कि हमने उन्हें संपूर्ण सुरक्षा दी, कानूनी दायरा था, हमने प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो किया, हमारी तरफ से पूर्णतः सारे उपबंध किए गए? ठीक है, आगे बढ़े, 19 से आगे बढ़े। ठीक है, अब थोड़े हाँ, ये टॉपिक डिबेटेबल। हम लोग नुपुर शर्मा पे ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन इतना ठीक है कि नुपुर शर्मा की जगह आप ये कह सकते हो कि मीडिया ट्रायल की वजह से आदमी के करियर और मौलिक फंडामेंटल राइट्स एक तरफ हो जाते हैं। ठीक है, तो सर हम तो अपने पक्ष में बोलेंगे ना कि अगर मौलिक अधिकार नहीं होती तो उनके साथ क्या हो सकता था? क्या हो सकता था? ये अधिकारों ने उनको बचाया है। स्वतंत्रता की बात करते हैं, उसको फाउंडेशन नहीं होता, तो एक पैरेलल मीडिया ट्रायल चल रहा है उनके साथ। बिल्कुल सही बात है, दिक्कत हो रही है, ना कि हमारे मतलब जुडिशरी के सिस्टम। ठीक है, ये भी सही है, जुडिशरी सिस्टम से नहीं, मीडिया की वजह से। चलो अब आर्टिकल 21 और 22 पे आ जाते हैं। क्या निजता का आधार, निजता के अधिकार? 20 पे बात करिए। हाँ 20 पे, अच्छा हाँ, अशांति स्वरूप, वो शांति स्वरूप जो है आज 20 पे प्रिपेयर करके आए। हाँ शांति स्वरूप बताइए, 20 के उपबंध सही है कि गलत? 20 के उपबंध सही है, इसमें आर्टिकल 20 में कहा गया है अनुच्छेद 20 के अंदर 3 बातें हैं, मुख्यतः सुन लें। हाँ, जो अपराध के समय का कानून है उसी के हिसाब से अपराधी को सजा दी जाएगी। बिल्कुल तो सही, नो वन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट और द प्रोविजंस ऑफ लॉ। जी, और एक है उसको जो है अपने विरुद्ध गवाही देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 20(3) के अंदर आ जाता है नो वन कैन बी आप विटनेस या नो वन कैन बी जज। एक है एक अपराध के लिए उसको एक ही बार सजा दी सकती है। डबल जियोपार्डी 20(2) के अंदर आता है। सबसे पहला यही है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और लास्ट में 20(3) आ जाता है कि यू कैन नॉट बी अ विटनेस इन योर ओन। ठीक है, हाँ ठीक है, इन्होंने 20 में कह दिया। आपको नहीं लगता कि 20 के अंदर कुछ खामियां हैं?
अनुच्छेद 20 में कि आप एक ही अपराध के लिए 2 बार नहीं पकड़े जाएंगे, सिर्फ विधि पे ही पकड़े जाएंगे। अगर विधि नहीं होगी तो पकड़े ही नहीं जाएंगे क्या? सोचो। गलत है, गलत है। हाँ, कुछ भी नहीं सोचो, 20 पे सोचो, 30 सेकेंड, ठीक है। और भी इधर से तब तक कोई क्वेश्चन फेंकना चाहे 20 पे फेंक सकता है, शांति स्वरूप के अलावा। अच्छा, उनकी सपोर्ट में। सर वही है कि अगर आपके पास लॉ नहीं है, कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराधी को आप सजा नहीं दे सकते। बात तो यही है, मैंने बोला था। अब देखते हैं वो लोग बोलते ही नहीं। अनुच्छेद 20 में बहुत सारे लूप होल हैं। हाँ चलो, हाँ ये ध्यान आकर्षण करें हमें। अच्छा, हाँ ध्यान आकर्षित, वो ध्यान डाइवर्ट ना करो। जैसे कि अभी इन्होंने हाँ। बोला कि जो हमारा आर्टिकल 20 है वो हमें 24 घंटे के अंदर जो है। नहीं, वो 22 है, 22 वो 22 है, आपका 20 है। फैजान बोले आर्टिकल 24 बताए 20 के प्रावधान, फिर बोले 22 है। 20 में है, कोई बात नहीं, हो जाता है, नर्वसनेस हो जाता तो है। फिर मैं नहीं भूल गया कुछ। नहीं 20 तो सही 20 ठीक है, चलो 20 पे इधर से पॉइंट ये है कि जैसे मान के चलिए अनुच्छेद 20 के अंदर अगर कोई लॉ है ही नहीं, तो क्या आप किसी भी दोषी को सजा नहीं देंगे? तब क्या प्रावधान है? आपके 20 की खामी ये है कि यू कैन नॉट बी पनिश्ड अंटिल देयर इज़ नो लॉ। चोरी करने की धारा है 378, तो चोरी करने का नियम है। अगर चोरी करने की धारा कहीं लिखी नहीं है और सामने से व्यक्ति आ जाए तो आप कैसे उसको पनिश करोगे? इसमें इंपॉर्टेंट केस है जो मैंने बताया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, जिसमें कपिला के बारे में बताया था कि उन्होंने करा था, और भवानी के बारे में ही बताया था कि उनकी पुलिस ने कंप्लेंट ही नहीं लिखी थी क्योंकि कोई धारा ही नहीं थी। तो अनुच्छेद 20 की हटिया खड़ी करो आप लोग। हाँ, क्या लगता है फिर? आपका 20 फेल हुआ है अभी 2005 में ही। हाँ सर, जब भी कोई नई परिस्थितियाँ आती हैं तो उसके हिसाब से रूल्स बन जाते हैं। अज्ञात पे नहीं, अज्ञात लोगों पे हो जाता है। हाँ। सर, उसके बाद जब वो ऐसी परिस्थिति आई तब उसके बाद रूल बन गया। अच्छा, रूल तो बनाया गया, लेकिन वो अगर जो PIL वो नहीं डाली होती तो इस पे जो कोर्ट है वो विचार ही नहीं करता। वो तो लोगों के पास जा रही थी, लेकिन केस ही नहीं दर्ज हो रहा जब था। तक कोई रीजन नहीं होगा तब तक कैसे कोई कानून नहीं, बनेगा? रीज़न था। नहीं, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोविजन थे, मतलब प्रोसीजर नहीं थे, इसलिए केस दर्ज नहीं हो रहा था। पूजा कोई लॉ नहीं था। हाँ, अनुच्छेद 20 वाले शांति स्वरूप पूछा क्या है? बताओ क्वेश्चन क्या है? मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, भवानी देवी का केस मैं बता देता हूँ। स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर भवानी देवी जो थी, उन्होंने क्या कहते हैं बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उसके चक्कर में जहाँ पे वो काम करने जाती थी उनका ब्रूटली रेप हुआ उस वर्क प्लेस पे, और उनके साथ समाज से बॉयकॉट हो गया। तो जब वो थाने में गई FIR लिखवाने, तो पुलिस ने किताबें पलटी। पुलिस ने कहा तुम्हारे साथ जो कार्यस्थल पर बलात्कार हुआ और समाज से तुम्हें विच्छेदित कर दिया गया, अलग कर दिया गया, उसकी तो कोई धारा ही नहीं है। मैं तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज करूँ तो किस धारा में दर्ज करूँ? और उनकी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई थी। करना चाहूँगी, जब सर हमारे जो मौलिक अधिकार नहीं, ट्रिब्यूनल पे तो नहीं जाएंगे, ट्रिब्यूनल तो प्राइवेट एंटिटी होगी। हाँ सर, उस टाइम पे मतलब वो कार्यस्थल पे वो घटना हुई थी। हाँ सर, जो इसके तहत जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जन याचिका जो है वो उन्होंने दायर भी करती, तो उन्होंने ये सारी कंडीशन जो बताई थी वो PIL के तहत मिल गई थी। लेकिन प्राइमरी जस्टिस का क्या? पुलिस ने तो मना कर दिया, कोई लॉ नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट भी लिख देता कि आप विधायिका को पत्र लिखो, लॉ बनेगा, तब हम करेंगे। तब फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो आई है संरचना वो 2019 में आई। 2005 से 19 तक वो क्यों बैठेंगे? जुडिशियल ओवर रीच नहीं। हाँ, सही बात है। 20(1) से फौजदारी मामलों में छूट देता है, दीवानी मामलों में नहीं। अच्छा, 20(1) जो है तो ये भी मामला फौजदारी का है। सिविल केस में नहीं। हाँ, ये भी फौजदारी का ही मामला है, इसे क्रिमिनल केस ही कहते हैं, सिविल केस नहीं है। और ये पॉइंट फेवर में नहीं गया। चलो, क्या अगेंस्ट में मुझे ही आना पड़ेगा? हाँ, और कोई पॉइंट? अभी तो भारी पड़ गए। हाँ, भारी पड़ गया। चलो फिर और हाँ, जैसे आप आगे तो आइए। पहली बात तो उस टाइम मताधिकार सीमित था, नामांकित किए गए थे रियासतों के द्वारा। कैसे कह सकते हैं वी आर द पीपल ऑफ इंडिया? लेकिन ये फंडामेंटल राइट में जस्टिफाइड है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन ठीक है। ये हम उलझा सकते हैं लास्ट में जब नहीं जीत रहे। तो प्रीएम्बल पे जा रहे थे, तो मैंने कहा ये बाद में क्वेश्चन रख सकते हो, लेकिन प्रीएम्बल का यहाँ पे नहीं होगा।
तो वो लोग हंस रहे हैं इस बात पे। जब आप लोग क्लैप बजा सकते वो हंस सकते। चलो हाँ, इधर 20 पे मिल रही है या प्रतिष्ठा की समानता पे हम चलो तो 20 पे मूव कर जाएं। 20 पे कहीं ना कहीं इन्होंने मामला स्टक कर रखा है, आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम हार जीत डिसाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट ऑफ स्ट्रोक कहाँ पे आ रहा है। जैसा इन्होंने टाइम की बात कही थी ना, तो हम उसमें कह सकते हैं अब सर हम हर तरह के अपराध का एक कयास तो लगा इधर इधर कौशल शालिनी और इधर शांति स्वरूप। सर जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, तो नए नए तरह के अपराध आते जा रहे हैं। जैसे हमने देखा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो ऐसे हम पहले से कयास सुन लीजिए अरुण, हम पहले से ही कयास तो नहीं लगा सकते कि भविष्य में इन तरह के अपराध हो सकते हैं। जब हमारी सामने वो अपराध आते हैं तो उनको लेकर एक प्रावधान किया जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर जो कमी है वो खुद ही बता दी है कि इसका मतलब मौलिक अधिकार में हम जुर्म होने के लिए इंतजार करें तभी जाके प्रावधान आएंगे। आप सहमत हैं? आपको लगता है ये कमी है? ये कमी है, ये कह रहे हैं ये कमी हुई कि आपने भविष्य तक की प्लानिंग क्यों नहीं करी। जब आपने ये सोच लिया कि पार्लियामेंट परमानेंट रहेगी तो फंडामेंटल लॉ परमानेंट क्यों नहीं रख पाए? ठीक है, मैं पढ़ के आया हूँ। जब संसद परमानेंट रहेगी तो मौलिक अधिकार क्यों नहीं परमानेंट रख सकते थे? क्या कमी आ गई थी? क्या उस समय पे आपको पैसे कम मिले? 3 करोड़ 33 करोड़ खर्च हुए थे, 33 लाख और 3 करोड़ समथिंग। हाँ बताइए। हाँ नहीं परमानेंट है, लेकिन उसकी सिचुएशन एब्सोल्यूट नहीं है कि उनके अंदर हर तरीके की चीज़ों की क्राइटेरिया हमने डिफाइन कर दिया, आज से ऐसा अपराध हो। सर सोसाइटी का बदलाव हो जाता है, माइंडसेट का बदलाव हो जाता है। अब पहले 2 जेंडर थे, अब 3 जेंडर हो गए हैं। तो हम क्या, अगर आप ये रहते तो हम नहीं दे पाते लोगों को। हाँ कीर्ति, क्या सवाल आ रहा है इधर से बताओ। 21 पे आ रहा है। 21 पे लॉ में रिलीजन नहीं है, पर मोरालिटी को कहाँ रखोगे? मोरालिटी लॉ में रिलीजन नहीं। अब मोरालिटी कहाँ रखोगे? मोरालिटी है नहीं फंडामेंटल राइट में। किसी को कोई अच्छी नैतिक शिक्षा देने का दायरा कहाँ आता है? क्या नैतिक शिक्षा से जरूरी विधि है? विधि कह रही है कि तुम 18 साल के बाद घर छोड़ के जाओ, कमाओ, लेकिन नैतिक शिक्षा कहती है माँ बाप की सेवा करो। तुम कोर्ट में जा सकते हो माँ बाप के खिलाफ। पॉइंट समझो। अरे बताइए और कोई पॉइंट? ठीक है चलो। हाँ पूछिए गुलाब शाह। उधर से कुछ हुआ? हाँ उधर से हुआ, अभी मिठाई मिलेगी। हाँ सर मदर ऑफ ऑल लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई प्रावधान नहीं है तो उसके लिए हम बना सकते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि मदर ऑफ लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई लॉ नहीं है तो हम उसका प्रावधान बना सकते हैं। अब इधर से पॉइंट जो आएगा वो देखते हैं, एकदम यूनिक पॉइंट आना चाहिए लॉ के अलावा। हाँ किसी एक्सपर्ट की बुक पढ़ के आए होंगे। क्या मोरालिटी पे ऊपर आ रहा है? किस पे आ रहा है? किस पे आ रहा है पॉइंट अगला? हाँ अच्छा नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। उधर भी आवाज आए, वरना बोलो कहेंगे आवाज ही नहीं आ रही है। चलो कीर्ति का अभी नहीं बता रही मैं आपसे। हाँ पूछो। सर जैसे कि अगर हमारे घर में कोई टेररिस्ट घुस जाता है, ठीक है, उसको गोली मारने की जगह कोई घर के मेंबर को गोली लग जाती है तो उसमें उसकी डेथ हो जाती है। उस पर अभी तक तो कोई लॉ नहीं बना है कि अगर हम उसको गोली लग जाती है तो हम उसके क्या प्रोवाइड कराएंगे और किस पे केस होगा, क्योंकि वो तो मतलब साधारण मेंबर था, तो उस पर लॉ हम कैसे चेंज कर सकते हैं? कीर्ति का प्रश्न ये आया है कि लॉ ने मोरालिटी को ओवर रूल्ड कर दिया है। कीर्ति का प्रश्न ये आया है, ठीक है। टेररिस्ट वाला प्रश्न अगला है, वो भी बता रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है कि अगर 18 साल के बाद माँ बाप को बेटे की ज़रूरत है तो वो उसको रोकते थे, पहले नैतिकता होती थी, मोरालिटी होती थी। आज फंडामेंटल राइट है, वो कहेगा मैं 18 का हो गया हूँ, जो चाहे वो करूँ। आपको नहीं लगता कि लॉ ने मोरालिटी का स्पेस ख़त्म कर दिया है? चीज़ें फंडामेंटल से अगेंस्ट जा रही हैं सोसाइटी की, क्योंकि आप कह रहे हो कि समाज की परिस्थितियाँ बदलेंगी, तो समाज की परिस्थितियों में मोरालिटी ख़त्म कर रहा है लॉ को। इनका पॉइंट है कि मोरालिटी का एंड लॉ ने कर दिया और लमसम कर रहा है। इसका एग्जाम्पल ये लिव इन में देना चाह रहे हैं कि अगर मोरालिटी के हिसाब से चलो तो आफ्ता का केस गलत था, उस लड़की को लिव इन में नहीं रहना चाहिए था, लेकिन लॉ ने उनको परमिशन दी थी। तो लॉ कई बार ऐसी चीज़ें प्रपोज कर देती है जिससे क्राइम उल्टा हो रहा है। परिभाषा ठीक है, अगर कुछ समाज में प्रतिशत आ जाता है, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तो वो उनके लिए वो मोरालिटी है, लेकिन वो सही है। सही बात। महिलाओं के अधिकार को लेकर के मोरालिटी पे क्वेश्चन आया। दूसरा इधर एक टेररिस्ट का क्वेश्चन था, वो और है। आपने क्या बताया था? टेररिस्ट को गोली लग जाए? सर टेररिस्ट अगर हमारे घर में आ जाए और उसकी जगह पे किसी फैमिली मेंबर को गोली लग जाए, टेररिस्ट तो चला जाएगा, मतलब भाग जाएगा, उसको तो अपनी जान बचानी है, तो वो फैमिली मेंबर के लिए क्या करा जाएगा? अच्छा चलो, ये लॉ का पॉइंट है, ये फंडामेंटल राइट में नहीं। इनका मानना है कि घर में कोई टेररिस्ट आ जाए, हमने गोली चलाई टेररिस्ट पे, लग गई बबलू को, मतलब अपने ही बेटे को लग गई, अब उस पर क्या किया जाएगा? तो सर आईपीसी में गैर जनाना हत्या का प्रावधान है। हाँ, अगर उन्होंने इंजरी बाई एक्सीडेंट दिखाई तो उनको एक्सेप्शन मिलेगी। जनरल एक्सेप्शन आईपीसी में है 76 से लेकर के 90 से पहले 89 तक।
हाँ, मतलब कानूनों के समान संरक्षण देता है। ये कहते हैं इस परिस्थिति को न्यायालय जज करेगा और आर्टिकल 14 के अंदर 2 प्रोविजंस हैं। चलो, और कोई सवाल इधर से? और जो नहीं बोला है उनके सवाल ले लेते हैं। आगे जा सकते? 12:30 बजे? हाँ, तब तो लेट हो रहा है, भावनाओं में बह जाएंगे, तो ख़त्म ही करते हैं। चलो, अपर्णा, शिवांगी, इधर से कोई और क्वेश्चन? कोई एक क्वेश्चन पूछिए जनरल। नहीं, आज हम न्यायालय को काउंटर करेंगे। आज तो हम भी आप ही की साइड है। वो तो सर बताएंगे। क्वेश्चन बोलो, हम डिसाइड करेंगे। हाँ, आप बताओ, आप बताओ। ऐसे तो सारी चीज़ें न्यायालय की सवाल है ना, तो फिर हम मौलिक अधिकार तो डिबेट ही क्यों करेंगे? हाँ, आ जाओ। अरे वो क्वेश्चन को हम बढ़ा करके बोल देंगे, बोलो। हम बोलेंगे। निःशुल्क शिक्षा पे आया है 121 पे 2005 संशोधन। हाँ, अच्छा चलो, इनका मानना है, वैसे ये सवाल का आंसर सबको है ना, चाहे कोई भी हो, PWD हो, चाहे कोई भी हो, मूक वायु, वो सबके लिए 6 से 14 में उसका डायमेंशन सबके लिए। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मतलब बहुत ही एक महान विशेषज्ञ के नोट्स, अभिषेक मिश्रा नाम है, उनके नोट्स में ये दिया है कि 6 से 18 साल तक का डिसेबल्ड बच्चा जो है, इधर 6 से 14 का प्रावधान है, डिसेबल्ड के लिए 6 से 18 साल तक है। और RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम में उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से लिखा है। और डिसेबल्ड के लिए एक एक्ट भी है, राइट टू एजुकेशन की तरह उनका एक्ट है, राइट टू पीपल विद डिसेबिलिटी 2016 का अधिनियम। तो इस पर कानून सेटल्ड है। आपका पॉइंट लॉजिकल था, लेकिन लॉ है इस पर, ठीक है? हाँ, तो और आगे बताओ सर। आर्टिकल पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, आर्टिकल, चलो, आर्टिकल की हमने दूरी तय करी है 21 तक। अब 22 पे कोई कुछ कहना चाहेगा? 22 किसने? शकुंतला ने तैयार करा। हाँ सर, जैसे कि आर्टिकल 22 है, गिरफ्तारी में व्यवस्था संरक्षण है उसमें। हाँ, संरक्षण। तो लेकिन इससे पहले बहुत से लोग ऐसे थे जो अपराधी नहीं थे, फिर भी उन्होंने कई साल तक सजा काटी। लेकिन आज के टाइम में हमारे संविधान में आर्टिकल 22 में ये प्रावधान है कि मतलब अगर कोई भी अपराधी नहीं है तो उसे टाइम दिया जाता है, वो अपना निरपराध साबित होकर रिहा भी हो जाता है और उसे मतलब विधिक सहायता भी दी जाती है, अपने मन पर लॉयर भी कर सकता है। ठीक है, इनका मानना ये है कि एक तरफ आज़ाद भारत से पहले 1919 में अच्छा पॉइंट था काफ़ी, और मैं जस्ट यही लाइन बोलने वाला था कि 1919 का रॉलेट एक्ट जो है, वो रॉलेट एक्ट था, उसी के थ्रू मतलब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कितने निर्दोष लोग मारे गए और मतलब बहुत सारे लोगों ने कई सजा काटी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। 13 अप्रैल 3 चलो, सैफुद्दीन की चुलू और उनके साथ में सत्यपाल सिंह। ठीक है, इधर ही आया है, आप लोग इसको अच्छे से काउंटर कर सकते हो क्योंकि इस पे लॉ है। इन्होंने कहा कि जैसे 1919 में जलियांवाला कांड हुआ, उसके पीछे रॉलेट एक्ट जिसे कहा जाता ना अपील, ना वकील, ना दलील, तो हमारे पास अनुच्छेद 22 ने ये पावर दी। अनुच्छेद 22 ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को नाजायज़ अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए अगर आप अरेस्ट करोगे तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को करना पड़ेगा, लेकिन इसका कमेंट आप करें क्योंकि अनुच्छेद 22 के अंदर एक और भी चीज़ है, PD है। इधर से सवाल आ गया, तो फिर आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव यानी कि रोकथाम निवारक अधिनियम की अगर हम बात करें तो फिर आपने वो क्यों डाला, और आपने मीसा क्यों डाला, आपने टाडा क्यों डाला? ऐसे मीसा खत्म हो गया, मीसा खत्म हो गया, टाडा है और भी ऐसे एक्ट, टाडा भी खत्म हो गया, टाडा भी खत्म हो गया, लेकिन NSA है। आज भी ऐसे अधिनियम इन्होंने कहा कि जीवित हैं और रॉलेट एक्ट से ज़्यादा खूंखार हैं। उस समय हमारे मन में ये तो था कि अंग्रेज़ों के हम गुलाम हैं, लेकिन आज हम भारतीयों के ही गुलाम हो जा रहे हैं भारत के बनाए अधिनियम से। तो नागरिक के लिए नहीं है, वो उस टाइम के लिए यूज़ किया जाता है जब राष्ट्र में अराजकता फैले या व्यवस्था या भ्रष्टाचार फैले तब। अच्छा, लेकिन उसमें ये है कि आप मीडिया ट्रायल से पहले हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, रखेंगे, इतने दिन तक होगा, ये होगा, ये सारी चीज़ें। तो सर उसके लिए टाइम लिमिट है? टाइम लिमिट है 2 महीने, 3 महीने में पुलिस मार के भालू बना देगी। चलो हाँ सर, मतलब उसके लिए 3 महीने का टाइम होता है, इससे पहले मतलब इसके आगे टाइम सर प्रिवेंटिव डिसीजन में राइट टू लिबर्टी नहीं जा रहा है ना, तो आप मार तो किसी को नहीं सकते ना, आप रख सकते हैं उसको। ठीक है, जो उसका आप संवाद कर अपराध से पहले, अपराध के लिए मतलब निवारक निरोध, कोई अपराधी ना हो उससे पहले हम उसको 2 महीने के लिए कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, अपराध को रोकने के लिए। ठीक है। हाँ प्रमोद क्या कह रहे हैं, फेक एनकाउंटर? अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, इधर से ये कह रहे हैं कि फिर फेक एनकाउंटर्स को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, जो फेक एनकाउंटर्स होते हैं। अच्छा, और जो फेक एनकाउंटर होते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं। हाँ, गाड़ी पलट, सर वो गाड़ी पलट गई,
सर फेक एनकाउंटर तो आए हैं, फेक एनकाउंटर की रिपोर्ट्स है जो केंद्र लागू करता है। सर जो गाड़ी पलटने वाली मैं बोल सकता हूँ उसमें मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि किसी भी मानवाधिकार का हनन नहीं हुआ है। चलो लेकिन अगर हम बात करें यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। हाँ प्रमोद बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, प्रमोद का क्वेश्चन आ गया, जम्मू कश्मीर पे आया। हाँ तो सर वो जम्मू कश्मीर का, ठीक है कि वहाँ पे फंडामेंटल। हाँ बोलिए बोलिए, यूएन की रिपोर्ट आई है। कहीं ना कहीं हमने अपने मूल अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के चार्टर से भी लिए हैं और अमेरिका से भी लिए, लेकिन अगर हम देखें यूएन डिक्लेरेशन में तो उसके आर्टिकल 9 में ये लिखा है किसी को भी मनमाने ढंग से नज़रबंद नहीं किया जाएगा। आज हमारे पास चूँकि हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है, लेकिन आज भी हमारे पास ऐसे कानून हैं जिनसे औपनिवेशिक शासन की बू आती है और कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म। एक डेटा भी है एनसीआरबी का जिसमें ये निहित है कि यूपी में केवल 2021 में 23.7% प्रिवेंटिव डिटेंशन बढ़ी हैं 2020 के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो। हम एक तरफ बात कर रहे हैं गरिमा की, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो क्या ये गवर्नमेंट का आर्बिट्रीपन नहीं है? इधर से प्रमोद कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा टेररिस्ट है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से आज तक पकड़ा गया? कोई आज तक पकड़ा ही नहीं गया प्रिवेंटिव डिटेंशन से, ये कह रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन से आज तक कोई पकड़ा ही नहीं गया। नागरिकों को अधिकार मिलता है, टेररिस्टों को सीधे गोली मारी जाती है। समझ गए, टेररिस्ट को सीधे गोली। टेररिस्ट की बात नहीं है। मैं एक बात ये तो सर ने अपनी तरफ सर ने कहा था। चलो नहीं, प्रमोद सोच रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। अरे तो इसका आंसर तो सर हाँ आंसर दीजिए, यूएन डिक्लेरेशन वाला और ये सब चीज़ें। कि अपराध में भी कमी हुई है, अपराध में कमी हुई है। संगीन अपराधों में डाटा का एनसीआरबी का ही डाटा है कि संगीन अपराधों में कमी हुई है और हम हर टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज नहीं कर सकते। उसके लिए 5 मापदंड बनाए हैं न्यायालय ने। जैसे पूछ रहे जैसे कि देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे हमारा खतरा हो, जैसे हमने इसका सबसे मेजर यूज जो हमें लास्ट में किया है आर्टिकल जब 370 हमने कश्मीर से हटाया तो वहाँ पे हमने इसका बहुत अच्छा यूज किया। आप देख सकते हैं वहाँ पे बिल्कुल दंगे नहीं हुए, जबकि वो दंगों के लिए प्रसिद्ध जगह थी कि वहाँ पर अगर आपने थोड़े से भी प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पर पत्थरबाजी हो जाती थी। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन का इतना अच्छा यूज किया वहाँ पे हमने कि हमने वहाँ पे इतना मेजर चेंज करने के बाद भी और शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था बनी रही। ठीक है, पॉजिटिव यूज। लेकिन अगर 2021 में हम बात करें हाँ तो 11 लाख पीपल को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर 11 लाख नहीं 1,10,000 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाला गया। और उसमें भी हम एक तरफ माइनॉरिटी के लिए विशेषाधिकारों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये देखा गया कि 80% से ज़्यादा दलित एंड माइनॉरिटीज़ को उससे किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन से अंदर। ठीक है, तो इस ये पे आप क्या बोलेंगे? प्रिवेंटिव डिटेंशन उस तरह का नहीं है क्योंकि इस पर एक नियम ऐसा नहीं होता है किसी को आपको 2 महीने तक ही रखना है, किसी को आप 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, किसी को 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं। इसमें जो आप केस 80% बता रहे हैं मुश्किल से 24 घंटे ही रहे होंगे। जब भी किसी भी देश में भारत की 135 करोड़ की आबादी में आप 1 लाख की जनता का बात कर रहे हैं, जहाँ पर हर दंगों के मामले में भारत का रिकॉर्ड ऐसा है कि हर दिन कहीं ना कहीं भारत में कर्फ्यू लगा ही होता है और दंगे होते ही होते हैं। उन दंगों को रोकने के लिए, अपराधीकरण को कम करने के लिए कुछ लोगों को इसके थ्रू डाला जाता है जेल में और 3-4 दिन के बाद छोड़ दिया जाता है, उनके ऊपर कोई केस भी रजिस्टर्ड नहीं होता। एक धर्म के उस पर नहीं नाप तोल सकते। अगर अपराध कोई भी करे, चाहे वो माइनॉरिटी करे या मेजॉरिटी। एक तरफ तो हमने विशेषाधिकार दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं पे सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाई जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो रिपोर्ट से बोल रहे हैं। अपराधों से बचाव के लिए ही तो लगा रहे हैं। अपराध से बचाव के लिए तो लगा रहे हैं। और सर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इसे बेस्ट साबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड प्रूफ दिया। हाँ ये अच्छा पॉइंट। उन्होंने कहा कि इसे 19 और 14 उसमें नहीं देखा था। 19 और 14 से ठीक है। सर ये जो बात कर रहे हैं कि भारत की सामरिक व्यवस्था ही ऐसी है कि यहाँ पर जन आंदोलन जो होते हैं वो बहुत ही मतलब भड़काऊ हुआ सर सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की वजह से हो जाते हैं, तो इसमें आंदोलन को रोकने के लिए था। चलो फिर लास्ट के 2 मिनट, ठीक है। अब आर्टिकल 32 पे फाइनली आ जाते हैं। क्या आर्टिकल 32 में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मूव करने के लिए जो राइट है वो जस्टिफाइड है? इधर से इनको लगता है कि जस्टिफाइड है, तो आप लोग बताएं नहीं ये लास्ट पॉइंट है, इसको ख़त्म करते हैं फिर डिबेट में। फाइनली आप लोग अच्छी बात ये है कि प्रिपेयर्ड हो 26 तारीख के लिए, ऑलमोस्ट बोलोगे। और बाकी जो लोग नहीं भी बोल रहे हैं वो और थोड़ी सी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना, क्योंकि कल तो आएंगे नहीं, कल छुट्टी है गुरु तेग बहादुर जी के उसमें। तो हम लोग आज जो है अभी बस 1-2 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 32
रेमेडियल, वही आर्टिकल 32 राइट टू मूव टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सुप्रीम कोर्ट जाने का। इसमें कोई ऑब्जेक्शन इधर से हो तो देखते हैं। आर्टिकल 32 पे कोई ऑब्जेक्शन, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, इसको 32 कौन बोल लिया, बोलो ना। अनुच्छेद 32, अच्छा अनुच्छेद के पास फिलहाल, इनके पास फिलहाल तो बैग है। हाँ प्रमोद कुछ कह रहे हो? अच्छा कौन सा? मैं कह रहा था प्रमोद को 26 तारीख को आप लोग च्युइंगम खिलाएंगे। अच्छा समझ रहे हैं? आज 26 तारीख को ही च्युइंगम खाएंगे। चलाता रहूँगा। मेकअप टुडे, अच्छा टाइम तो हो गया। मेकअप टुडे, मैं वो यू डू नॉट मेकअप, पता नहीं क्या लिखा है मेरे को, ये स्टेटस भी कोई चलो फिलहाल वीडियो तो एंड करते हैं।